आज बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिकर्जन पे। पाइथन पे या किसी भी लैंग्वेज पे करने से पहले या इसको अप्लाई करने से पहले हमें बेसिकली पता होना चाहिए कि व्हाट इज रिकर्जन, रिकर्जन किसको बोलते हैं ये हमें नोन होना चाहिए, इसका कंसेप्ट क्या है ये हमें पता होना चाहिए। सो बेसिकली जब फंक्शन अपने आप को ही बुलाता है, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, ये कहलाता है रिकर्जन। क्यों बुलाता है? टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अगर फंक्शन अपने आप को ही वापस बुलाए तो इट इज नोन टू बी रिकर्जन। सही है, तो सिंपल डेफिनेशन ऑफ रिकर्जन क्या है बेटा? अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज नोन टू बी रिकर्जन। अब इसकी एग्जांपल देखिएगा, ये इसकी एग्जांपल यहाँ पे आपको दी हुई है। इसके अंदर क्या एग्जांपल है कि भाई एक फंक्शन बना हुआ है जिसका नाम है ग्रीटिंग, ग्रीटिंग नाम है। यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शन का काम क्या है? प्रिंट हेलो। एंड ये वाली लाइन में फंक्शन ने अपने आप को क्या किया? वापस बुलाया, अपना नाम यहाँ पे वापस रिपीट किया। तो फंक्शन अभी अपने आप को वापस बुला रहा है, सो इट मींस दिस इज अ रिकर्जन। सही है, दिस इज अ रिकर्जन। तो सबसे पहला कंसेप्ट जो हम लोगों ने समझना है कि रिकर्जन क्या होता है, वो इस एग्जांपल से आपको समझ आया होगा कि भाई जब फंक्शन अपने आप को ही कॉल करे, उस स्टेप को या उस चीज को बेसिकली आप क्या कहते हैं? रिकर्जन कहते हैं। अब जो ऊपर एग्जाम्पल में दी हुई रिकर्जन है, इसके अंदर कुछ इश्यूज है। क्या इशू है? ये इशू है कि भाई जब तुम ये फंक्शन देख रहे हो तो तुम ये आराम से गैस कर सकते हो कि यार फंक्शन जब मैं चलाऊंगा, जब मैं कॉल करूंगा फंक्शन को, तो फंक्शन तो रिपीट होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है ग्रीटिंग। इसको रोकने के लिए हमारे पास कोई चीज तो है नहीं। हमेशा फंक्शन जब भी एग्जीक्यूट होगा तो वो बार बार रिपीट होगा। फंक्शन विल कीप कॉलिंग इटसेल्फ अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ड्यू टू दिस इशू एन एरर विल बी प्रोड्यूस्ड। वो एरर क्या कहलाएगा? रिकर्जन एरर, मैक्सिमम रिकर्जन डेप्थ एक्सीडेड। ये एरर आपके पास क्या होगा? प्रोड्यूस हो जाएगा। ये वो एरर है जो आपके पास क्या होगा मेरे बच्चों? प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये एरर अब मैंने प्रोड्यूस नहीं करना। अगर मैंने ये एरर प्रोड्यूस नहीं करना तो इसके लिए मुझे एक चीज चाहिए। वो चीज क्या है? कोई एक ऐसी कंडीशन, कोई एक ऐसी कंडीशन जो कि मेरी रिकर्जन को स्टॉप करे। कोई एक ऐसी कंडीशन मुझे चाहिए जो कि मेरी रिकर्जन को क्या करे? स्टॉप करे। वी नीड समथिंग दैट टेल्स द फंक्शन टू स्टॉप। बस रिकर्जन हो रही है, ठीक है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आना चाहिए जहां पे आप बोलो बस काम खत्म हो चुका है, ठीक है। एंड this concept of how to stop a function basically lead us to two most important concept of recursion. Number one is base case and number second is general case. General case को आप recursive case भी कहते हैं। सही है भाई, ये आपके पास बैकग्राउंड है why base case and general case are important in recursion. बेस केस एंड जनरल केस इंपॉर्टेंट क्यों है? ताकि रिकर्जन को एक पॉइंट पे रोके जाने की सलाहियत हमारे पास वो या कंडीशन हमारे पास मौजूद हो। नाउ डेफिनेशंस पढ़ते हैं। व्हाट इज अ बेस केस, व्हाट इज अ जनरल केस। बेस केस की डेफिनेशन देखो मेरा बच्चा, एक ऐसी कंडीशन जो के बताए मेरे प्रोग्राम को कि भाई अब तुम रुक जाओ, यहां पे अपने आप को कॉल करना रोक दो। अ कंडीशन विच नॉर्मली टेल्स अ फंक्शन टू स्टॉप कॉलिंग इटसेल्फ। समझ आ गई बात? ये वो कंडीशन है बेसिकली जो इंसान वो सॉरी फंक्शन को बोलती है कि अब अपने आप को कॉल नहीं करना। ठीक हो गई बात? जनरल केस क्या है? जनरल केस फंक्शन का वो पार्ट है जहां पे फंक्शन अपने आप को बुलाता तो है, लेकिन अब वो अपने आप को एक स्मॉलर प्रॉब्लम के साथ बुलाता है। वो अब अपने आप को एक स्मॉलर प्रॉब्लम के साथ बुलाता है। बेटा अभी थोड़ा सा वेट करना, इसकी एग्जांपल बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ आ जाएगी कि ये स्मॉलर प्रॉब्लम के साथ बुलाना इसका मतलब क्या है। इसकी एग्जांपल तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। सबसे पहले एक रिकर्सिव फंक्शन का स्ट्रक्चर देखोगे भाई ये कैसे लिखी जाएगी। तो यहाँ पे रिकर्सिव फंक्शन के साथ पैरामीटर के अंदर एक प्रॉब्लम आ रही है, आपने फंक्शन लिखा, आपने यहाँ पे लिखा इफ स्टॉपिंग कंडीशन, यानी वो कंडीशन जो कि मेरे पास मेरी रिकर्जन को रोकेगी, वो क्या कहलाती है? देखो यहाँ पे बेस केस कहलाती है। वो क्या कहलाती है? बेस केस कहलाती है। यानी आपने बेस केस लिखा है, यहाँ पे जो भी चीज आपने रिटर्न करनी थी वो रिटर्न कर दी। सही है, वरना एल्स
एल्स क्या करेंगे, जनरल केस लगा देंगे। जनरल केस में आप क्या करेंगे, रिकर्सिव फंक्शन को बुला लेंगे। लेकिन अब देख लीजिए, रिकर्सिव फंक्शन बुलाया जाएगा कोई भी छोटी प्रॉब्लम के साथ, सेम पैरामीटर के साथ नहीं, बल्कि उस पैरामीटर को के अंदर कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स होंगी, उसके बाद उसको कॉल किया जाएगा। वो अमेंडमेंट क्या होंगी अभी हम उसको डिस्कस करते हैं विद एन एग्जांपल, तो बात आपको समझ आ जाएगी। आओ जरा हम लोग कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स के ऊपर बात करें अब हम लोग रिकर्जन के बारे में। सही हो गई बात। सबसे पहली एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल क्या है कि भाई मैं सीढ़ियां चढ़ रहा हूं, मैं एक स्टेयर केस चढ़ रहा हूं। अब मेरे बच्चों यहाँ पे खुद गैस करो कि सीढ़ियां चढ़ते हुए आपका बेस केस, यानी वो चीज जो कि आपको सीढ़ियां चढ़ने से मजीद रोक दे, वो क्या होगा। आपका बेस केस होगा कि भाई मैं टॉप पे पहुंच चुका हूं, मैं छत पे पहुंच चुका हूं, जब मेरी सीढ़ियां ही खत्म हो गई हैं तो मैं मजीद सीढ़ियां कैसे चढ़ूंगा। बात समझ आई या नहीं आई भाई। तो बेस केस अपने दिमाग में क्लियर रखा करो कि बेस केस वो कंडीशन है जो कि आपकी रिकर्जन को रोक दे। तो अगर आप सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हो, चढ़ते जा रहे हो, चढ़ते जा रहे हो, तो आपका बेस केस क्या है, आप टॉप पे पहुंच गए या आप उस फ्लोर पे पहुंच गए जहां पे आपको जाना था। क्लियर हो गई बात। नाउ अब आप इस चीज को कैसे सोच सकते हो, आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि बंदा, उसके सामने 10 सीढ़ियां हैं, वो एक स्टेप लेगा, एनालाइज करेगा क्या मैं टॉप पे पहुंचा हूं। अगर तो वो टॉप पे नहीं पे पहुंचा तो वो वापस सीढ़ी चढ़ेगा, लेकिन अब एक स्मॉलर प्रॉब्लम के साथ सीढ़ी चढ़ेगा। पहले प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है इस केस में सीढ़ियां, या पैरामीटर क्या है इस केस में, सीढ़ियां। पहले सीढ़ियां 10 थी, अगली बारी में वो अपने जहन में 9 सीढ़ियां लेके चलेगा, अगली बारी में वो अपने जहन में 8 सीढ़ी लेके चलेगा, अगली बारी में वो अपने जहन में 7 सीढ़ी लेके चलेगा, अगली बारी में अपने जहन में 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, एंड इवेंचुअली जब एक सीढ़ी रह जाएगी वो एक सीढ़ी भी चढ़ेगा, एंड इवेंचुअली बेस केस रीच हो जाएगा। क्या रीच हो जाएगा बच्चे, बेस केस रीच हो जाएगा। एंड जैसे ही बेस केस रीच हो जाएगा, आप क्या करेंगे, रिकर्जन को स्टॉप कर देंगे। सो दिस इज बेसिकली व्हाट अ स्मॉलर प्रॉब्लम इज, कि प्रॉब्लम हर बारी के अंदर छोटी होती चली जाती है। प्रॉब्लम हर बारी के अंदर क्या होती है, छोटी होती चली जाती है। पहले 10 सीढ़ियां थी, फिर 9 हुई, फिर इस तरीके से कम होती 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 इवेंचुअली वो कहां तक पहुंच जाती है, आपके बेस केस तक पहुंच जाती है। सेकेंड एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं। सेकेंड एग्जाम्पल आपके पास है रशियन डॉल की। रशियन डॉल क्या है बेटे, रशियन डॉल एक बेसिकली ऐसी डॉल होती है जो एक लार्ज डॉल होती है, एंड उस डॉल को अगर आप ओपन करें तो उसके अंदर एक और स्मॉलर डॉल पड़ी होती है। सही है, अ लार्ज डॉल कंटेन्स अ स्मॉलर डॉल। तो आपका सबसे पहले आपने सोचना है कि यार इसके अंदर बेस केस क्या है, तो इसके अंदर बेस केस सोचो, सबसे छोटी डॉल मिल गई, सबसे छोटी डॉल मिल गई, वो आपका बेस केस है, स्मॉलेस्ट डॉल। सही है, तो आप शुरू कैसे करेंगे, पहले बिग डॉल खोली, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, एंड जैसे ही आपको सबसे छोटी डॉल मिल गई वो आपका बेस केस है, वहां पे आप रुक जाएंगे, वहां पे आप क्या करेंगे, रुक जाएंगे। एंड हर बारी में आपका जो फंक्शन है वो कैसे बुलाया जाएगा, आप एक डॉल कम के बारे में सोचोगे। मिसाल के तौर पर पहले 10 डॉल्स थी, अब 9 रह जाएंगी, फिर 8 रह जाएंगी, फिर 7, फिर 6। तो इस तरीके से प्रॉब्लम क्या होती जाती है, स्मॉलर होती जाती है। प्रॉब्लम को स्मॉल करना क्यों जरूरी है, क्योंकि आप इवेंचुअली बेस केस तक पहुंच पाओ ना। अगर प्रॉब्लम स्मॉल ही नहीं होगी तो बेस केस तो कभी रीच ही नहीं होगा, अगर बेस केस रीच नहीं होगा तो एरर आएगा, एरर जिसके बारे में हमने ऊपर डिस्कस किया था वो एरर बार बार आता जाएगा। सो बेसिकली ये कंसेप्ट है रिकर्जन का, ये कंसेप्ट है बेसिकली किसका बच्चों, रिकर्जन का। सही है, अब हम लोग सवाल कर रहे हैं, ऐसा सवाल हम लोगों ने जो फंक्शंस पढ़ने हैं ना रिकर्जन के, वो है रिटर्न वैल्यू करने वाले फंक्शंस हैं। रिकर्सिव फंक्शंस तो हैं लेकिन वो रिटर्न वैल्यू के साथ काम करते हैं। लेकिन अभी जो मैं अभी सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसके अंदर हम लोग ऐसे फंक्शंस लिखेंगे जो कि रिटर्न वैल्यू ना भी करें। सही है, सबसे पहले मैंने एक फंक्शन बनाने का बोला जो कि प्रिंट करे नंबर्स 5 डाउन टू 1, यानी 5 से शुरू करके 1 तक वो नंबर को प्रिंट करे। सबसे पहले मैंने इसका आइटरेटिव फंक्शन लिखा। आइटरेटिव फंक्शन क्या होता है, आइटरेटिव फंक्शन ऐसा फंक्शन जो कि लूप्स का इस्तेमाल करता है, जो कि किसका इस्तेमाल करता है, लूप्स का इस्तेमाल करता है। तो आप देखें पाइथन के अंदर अगर मैंने ऐसा फंक्शन लिखना है तो मैंने क्या करना पड़ेगा, फॉर आई इन रेंज 5, यानी 5 से चलना शुरू करो, 0 तक चलो और हर बारी में -1 होते जाओ, हर बारी में क्या होते जाओ, -1 होते जाओ। तो पहली बारी में जब मैंने जाके प्रिंट आई किया तो आई की वैल्यू 5 होगी, अगली बारी में क्योंकि -1 लगा हुआ है तो वो 4 होगी, तो 4 चला जाएगा, फिर अगली बारी में 3 होगी, फिर अगली बारी में 2 होगी, फिर अगली बारी में 1 होगी। 0 पे मेरा कोड क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 0 से नीचे क्योंकि वर्किंग करनी ही नहीं है, तो इसलिए कोड क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ आ गई बात। तो 0 जैसी एन आपका 0 हो जाए दैट इज योर बेस केस ना, जैसी 0 हुआ
वर्किंग खत्म, वर्किंग नहीं करनी, वर्किंग रोक देनी है। 1 इज द लास्ट स्टेप, 1 आखिरी नंबर है जो कि प्रिंट करना है, 1 से नीचे कुछ भी प्रिंट नहीं करना। तो जैसे ही n 0 हो जाए, जैसे ही नंबर 0 हो जाए, उस नंबर को क्या कर दोगे मेरे बच्चे, रोक दोगे। आप अपने फंक्शन को रोक दोगे। सो व्हाट इज योर बेस केस, बेस केस फौरन पता लगाया करो। यहाँ पे देखो, काउंट डाउन के नाम से फंक्शन को बुलाया, फंक्शन ने एक पैरामीटर लिया नंबर, जैसे ही आपका नंबर 0 हुआ, बेस केस अचीव हुआ, आपने क्या करना है, बाहर आ जाना है लूप से कुछ भी रिटर्न करके। लेकिन अगर नंबर 0 नहीं है तो आपने प्रिंट करना है इसको। एंड अगली बारी में देखो, यहाँ पे ये आ रहा है स्मॉलर प्रॉब्लम के साथ, देख रहे हो ये क्या है, स्मॉलर प्रॉब्लम। बुलाया गया, कॉल किया, वापस से फंक्शन ने अपने आप को वापस कॉल किया, लेकिन अब पैरामीटर n नहीं है, बल्कि अब पैरामीटर कौन है, अब पैरामीटर n-1 है। यानी पहले अगर पैरामीटर 5 था तो अब 4 है, सही है। फिर अगली बारी में 3 है, फिर अगली बारी में 2 है, फिर उससे अगली बारी में 1 है। जैसे ही पैरामीटर 0 होगा, मेरा लूप खत्म, मेरा लूप एंड हो जाएगा, उसके बाद कोई काम नहीं होगा। तो वो क्या कहलाता है, बेस केस कहलाता है। लेट्स ट्रेस इट, लेट्स ट्रेस इट भाई। अब यहाँ पे देखो, काउंट डाउन 4 के साथ मुझे बुलाया गया, काउंट डाउन 4 के साथ मुझे बुलाया गया। सबसे पहले अंदर जैसे ही जाऊंगा लूप की कंडीशन लगेगी, क्या मेरा 4 यानी n, ये n है ना, बेसिकली ये n है, क्या ये बराबर है 0 के, अभी लिए जवाब है नहीं, तो आप क्या कर देंगे, प्रिंट 4, और अगली बारी में बुला लेंगे काउंट 3 के लिए वापस से। क्या ये 3 बराबर है 0 के, जवाब है नहीं, तो आप प्रिंट 3 वापस हो जाएगा। अब किसके लिए बुलाओगे आप इसको, n-1 नहीं 3-1 2 के लिए। क्या 2 0 के बराबर है, नहीं, तो अभी भी काम हो जाएगा। क्या 1 0 के बराबर है, नहीं। अब जब करोगे काउंटडाउन 0, तो क्या 0 0 के बराबर है, यस, देन योर रिकर्जन विल एंड। अब देखो प्रिंट क्या क्या हुआ, 4 3 2 1। अगर काउंटडाउन 5 के लिए बुलाया जाता इस चीज को, तो कैसे होता रिकर्जन, आप 5 से शुरू करते, फिर 4 पे आते, फिर 3 पे आते, फिर 2 पे आते, फिर 1 पे आते, एंड 0 पे जैसे ही आते आपका काम खत्म हो जाता। सही है भाई। तो ये बेसिकली आपके पास एक बेसिक एग्जांपल ऑफ रिकर्जन मैंने आपको दी। अब जरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज रिकर्सिव फंक्शन फॉर अ फैक्टोरियल। ऐसे सवाल मेरे बच्चों तुम्हारे पेपर्स में आते हैं। सबसे पहले, व्हाट बेसिकली इज अ फैक्टोरियल, फैक्टोरियल किसको बोलते हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। मैथ्स के अंदर पढ़ा जरूर होगा कि यार फैक्टोरियल, स्टैट्स के अंदर पढ़ते हो। फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल बेसिकली नंबर का मल्टीप्लाई करना होता है अंटिल 1। जैसे मैं अगर बोलूं 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। समझ रहे हो बात को या नहीं समझ रहे। तो इसमें बेस केस देखो ना, इसमें बेस केस तुम्हें पता चलना चाहिए कि n जैसे ही 1 होगा, n जैसे ही 1 होगा, n जैसे ही 1 होगा, काम रुक रहा है, काम रुक रहा है भाई, है ना। तो बेस केस क्या है कि n की वैल्यू 1 हो गई, n की वैल्यू 1 हो गई। तो जब भी n की वैल्यू 1 होगी मेरे बच्चों, क्या होगा, आपके पास बेस केस अचीव हो जाएगा, इसके आगे मजीद काम नहीं होगा। तो यहाँ पे आपने जब फैक्टोरियल का फंक्शन लिखना है, तो आपने यहाँ पे किया क्या, n 1 के बराबर है, अगर 1 के बराबर है 1 ही रिटर्न कर दो और बाहर आ जाओ लूप से। जैसे रिटर्न करोगे लूप खत्म, दैट्स इट। अगर ऐसा नहीं किया, अगर ऐसा नहीं किया, तो तुमने रिटर्न करना है n मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल विद द स्मॉलर प्रॉब्लम। ये क्या किया फैक्टोरियल ने, ये फैक्टोरियल ने अपने आप को बुलाया, अपने आप को बुलाया, बट अगेन फैक्टोरियल कॉल्ड इटसेल्फ विद एन स्मॉलर प्रॉब्लम। पहले n था तो n-1 के साथ बुलाया, तो इससे होगा क्या, अगर 5 था तो अगली बारी में 4 के साथ बुलाया, फिर 2 के साथ बुलाया। समझ आ रही है बात। अब जरा इधर चीज देखो कि होगा क्या, होगा क्या, मैं इसको ट्रेस करके दिखाता हूं। मैंने बोला फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4, तो वापस से आपके पास कंडीशंस आएंगी। सही है, पहली कंडीशन क्या है कि भाई आपने यहाँ पे कंपेयर किया, क्या ये 1 के बराबर है, जवाब है नहीं सर ये 1 के बराबर नहीं है। तो आपके पास क्या होगा, ये वाली कंडीशन आ जाएगी, आप रिटर्न कर रहे होंगे, आप रिटर्न कर रहे होंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल n-1 का मतलब 3। लेकिन बच्चों अभी पता है होगा क्या, वैल्यू रिटर्न नहीं होगी।
क्यों वैल्यू रिटर्न नहीं होगी? क्योंकि मुझे फैक्टोरियल 3 की वैल्यू जब नहीं पता, जब मुझे फैक्टोरियल 3 की वैल्यू नहीं पता तो मैं फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कहां से रिटर्न कर दूं? बात समझ आ रही है? अभी तो मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता ना, अभी तो मुझे इसकी ही वैल्यू नहीं पता। तो इसमें पता है क्या होता है, इसमें कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है वाइंडिंग अनवाइंडिंग का। एक स्टैक इस्तेमाल करता है आपके पास आपका फंक्शन। जैसे पहले फैक्टोरियल 4 कॉल हुआ तो ये अपने पास फैक्टोरियल 4 को ना स्टोर कर लेगा। ये अपने पास क्या करेगा, यहाँ पे फैक्टोरियल 4 स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे फैक्टोरियल 4 क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। अब जरा देखो होगा क्या, अगली बारी में फैक्टोरियल 3 आ रहा है तो फैक्टोरियल 3 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 कहाँ स्टोर हो जाएगा भाई, यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। सही है, फैक्टोरियल 3 यहाँ पे आ गया। अब क्या करना है जरा यहाँ पे देखो, फैक्टोरियल 3 आया ना, तो फैक्टोरियल 3 जब कॉल हो गया तो इसका मतलब वापस से कंडीशन लगेगी। वो कंडीशन क्या है कि क्या 3 0 के बराबर है? जवाब है नो सर, 3 इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो आप वापस से क्या करेंगे, n यानी 3 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 2। क्या जवाब आएगा? नहीं, जवाब नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा जवाब? क्योंकि भाई फैक्टोरियल तो 1 का तो 2 का तो जवाब निकालो तब जाके 3 का जवाब आएगा ना। समझ आ रही है? तो अब देखो कौन कॉल हुआ, फैक्टोरियल 2 कॉल हुआ, तो ये अपने पास अब किसको स्टैक के अंदर स्टोर कर लेगा, फैक्टोरियल 2 को स्टोर कर लेगा, फैक्टोरियल 2 को स्टोर कर लेगा। अब क्या होगा, अब क्या होगा भाई, फैक्टोरियल 2 कॉल हो चुका है, फैक्टोरियल 2 कॉल हो चुका है। जैसे ही फैक्टोरियल 2 कॉल हुआ तो अब जरा कंडीशन देखिएगा क्या, अच्छा 0 से कंपैरिजन नहीं है, 1 से है, ये चीज मैंने नहीं देखी थी, यहाँ पे ये होगा। सही है, क्या ये बराबर है 1 के? जवाब है नो सर, इट इज नॉट इक्वल्स टू 1। तो अब क्या होगा, फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 1। अब किसको ये स्टोर करेगा, ये स्टोर करेगा फैक्टोरियल 1 को, ये स्टोर करेगा फैक्टोरियल 1 को। अब बहुत गौर से बात सुनना, अब देखो फैक्टोरियल 1 कॉल हो गया, जैसे ही फैक्टोरियल 1 कॉल हुआ 1 इज इक्वल्स टू 1, यू हैव हिट द बेस केस, आपने बेस केस को हिट कर दिया है, यू हैव हिट द बेस केस। एंड जैसे ही बेस केस हिट होता है आपका जो स्टैक होता है वो अनवाइंड हो जाता है। आपका स्टैक क्या होता है बेस केस पे, एज बेस केस हिट्स स्टैक unwinds itself। सही है, अनवाइंड का मतलब क्या है, स्टैक क्यों बोला मैंने, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। बेटा फैक्टोरियल 1 सबसे पहले बाहर निकलेगा, क्या फैक्टोरियल 1 का जवाब आएगा मेरे पास? जी हाँ। सवाल पढ़ो, सवाल में, सवाल बोल रहा हूं सॉरी, कोड पढ़ो, कोड में क्या लिखा है कि अगर n 1 के बराबर है तो तुम रिटर्न कर देना 1, तुम रिटर्न कर देना 1। तो जैसे ही फैक्टोरियल 1 को अनवाइंड किया, जैसे ही फैक्टोरियल 1 को अनवाइंड किया, फैक्टोरियल 1 ने जवाब दे दिया 1। समझ गए बात? फैक्टोरियल 1 ने जैसे ही 1 का जवाब दिया, ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। कैसे सॉल्व होगी, 2 मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 1 का जवाब पहले से आया हुआ है तो इसका ये भी अनवाइंड हो जाएगा, जवाब आ जाएगा 2। जैसे ही ये अनवाइंड होगा इसका भी जवाब आ जाएगा, क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल 2 का जवाब आया हुआ है। 3 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 क्या बोल रहा है, 2 बोल रहा है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 जवाब आ जाएगा 6। समझ गए? फैक्टोरियल 3 का भी जवाब आ गया। जैसे ही फैक्टोरियल 3 भी आ गया तो ये भी ऑटोमेटिकली अनवाइंड हो जाएगा, जवाब आ जाएगा। क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल 3 का पता चल गया ना मुझे जैसे ही फैक्टोरियल 3 का पता चला तो मैंने 4 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3 की वैल्यू आई थी 6, तो ये देखो जवाब आ गया 24। एंड इस तरीके से आपकी चीज वर्किंग में आती है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वाइंडिंग एंड अनवाइंडिंग। वाइंडिंग कब तक चलती है, जब तक बेस केस अचीव नहीं होता। वाइंडिंग का मतलब क्या होता है, स्टैक के अंदर कॉल्स को, रिकर्सिव कॉल्स को भरते रहना, भरते रहना, भरते रहना। अनवाइंडिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे ही बेस केस हिट होता है आपने स्टैक को अनवाइंड करना है। अनवाइंड कहां से होता है, टॉप ऑफ दी स्टैक से होता है। एज यू नो कि स्टैक क्या करता है, वो लीफो फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो करता है। तो यहाँ पे आपने देखो लास्ट इन कौन हुआ था, फैक्टोरियल 1। एंड फैक्टोरियल 1 का क्योंकि आपको जवाब पता था तो जैसे ही फैक्टोरियल 1 का जवाब आया वैसे ही फैक्टोरियल 2 का भी आ गया, क्योंकि दे बोथ वर कनेक्टेड, दे बोथ वर कनेक्टेड। देखो ये कनेक्टेड है। फैक्टोरियल 1 जैसे ही फैक्टोरियल 1 मिला 2 मिल गया, फैक्टोरियल 2 मिला फैक्टोरियल 3 मिल गया, फैक्टोरियल 3 जैसे ही मिला फैक्टोरियल 4 भी मिल गया। एंड इस तरीके से रिकर्सिव कॉल वाले फंक्शंस काम कर रहे होते हैं। ठीक हो गई बात? तो ये आपके पास पहला फंक्शन मैंने पढ़ाया तुम्हें, जहां पे आपके पास क्या थी, रिटर्न वैल्यू थी, जहां पे आपके पास क्या थी,
रिटर्न वैल्यू आ रही थी। ये आपका ऐसा फंक्शन है जो कि रिटर्न वैल्यू के साथ काम कर रहा है। जनरल पैटर्न फॉर रिकर्सिव फंक्शन विद अ रिटर्न वैल्यू। कैसे, क्या है, एक फंक्शन बुलाया जाएगा, एक फंक्शन को इस्तेमाल किया जाएगा जो एक छोटी प्रॉब्लम के साथ आएगा, जो एक प्रॉब्लम के साथ आएगा। बेसिकली प्रॉब्लम को आप पैरामीटर बोलते हैं। अगर बेस केस हो जाता है तो आपने रिटर्न कर देना है, कुछ भी रिटर्न कर देना है, सही है। वरना आपने रिटर्न करना है समथिंग, यानी वो जैसे हम लोगों ने ऊपर n से मल्टीप्लाई किया वैसे यहाँ पे भी हो सकता है, सही है। मल्टीप्लाई कर लो या प्लस कर लो, उस सवाल की नौइयत से आपको पता चलता है, सही है। एंड उस फंक्शन को वापस बुलाया जाएगा, बट इस दफा एक स्मॉलर प्रॉब्लम के साथ बुलाया जाएगा। इस केस के अंदर प्रॉब्लम छोटी कैसे हो रही थी, इस केस के अंदर प्रॉब्लम छोटी कैसे हो रही थी, n-1 से हो रही थी। हर बारी में नंबर एक कम होता जा रहा था। तो अगर कभी मुझसे कोई पूछे कि यार बेस केस तक पहुंचने में मदद किसने की, मैं बोलूंगा इस n-1 ने मदद की मेरी बेस केस तक पहुंचने में। वो पूछेगा कैसे, मैं बोलूंगा ऐसे कि यार ये हर बारी में एक कम के लिए काम कर रहा था, यानी ये 4 से शुरू हुआ तो अगली बारी में 3 के लिए करेगा, फिर 2 के लिए करेगा, एंड इवेंचुअली 1 के लिए करेगा, एंड 1 इज माय बेस केस। जैसी बेस केस हिट होगा मेरा काम खत्म हो जाएगा। ठीक हो गई बात। अब इसी पैटर्न पे एक और सवाल यहाँ पे आ गया, बोलता है रिकर्सिव फंक्शन फॉर द नंबर फॉर द सम ऑफ द नंबर। सम ऑफ द नंबर के लिए आपने रिकर्सिव फंक्शन चलाना है। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने सम 5 लिखा तो उसका जवाब आना चाहिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5, यानी वही कंसेप्ट है, बस उसमें मल्टीप्लाई हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है, एडिशन हो रही है। इसमें क्या हो रहा है भाई, एडिशन हो रही है, और कोई फर्क इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो क्या होगा, पहली बारी में 5 + सम 4। देखो अब सम 4 क्या, सम 5 कहां स्टोर हो जाएगा, एक स्टैक के अंदर। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक स्टैक बना लूं तो पहले कौन आ जाएगा उसके अंदर, सम 5 आ जाएगा, फिर कौन आ जाएगा उसके अंदर, सम 4 आ जाएगा, सही है। फिर कौन आ जाएगा उसके अंदर, सम 3 आ जाएगा, फिर कौन आ जाएगा उसके अंदर, सम 2 आ जाएगा, फिर कौन आ जाएगा उसके अंदर, सम 1 आ जाएगा, समझ आए, सम 1 आ जाएगा, सही है। एंड इवेंचुअली जैसे ही सम 0 आया, क्योंकि 0 इज माय बेस केस, 1 तक नंबरों को ऐड करना है, 0 इज माय बेस केस, ये अनवाइंड हुआ, ये ऑफिशियली वैल्यू देगा 0 की, ये देगा 1 की, ये देगा, इस तरीके से चलता जाएगा, सही है। ये 1 की वैल्यू देगा, फिर ये आगे चलता जाएगा, 1 + 2 3 आ जाएगा, 3 + 3 6 आ जाएगा, 6 + 4 10 आ जाएगा, 10 + 5 15 आ जाएगा। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही भाई? इस तरीके से ये अपनी वैल्यूज को चेंज करता रहेगा। ये मेरे पास स्टैक का काम होता है। जैसी बेस के हिट हो आप अपने स्टैक को क्या कर लेते हैं, अनवाइंड कर लेते हैं। तो इसका अगर मैंने वो लिखना है, इसका अगर मैंने कोड लिखना है तो कैसे लिखूंगा, DEF टोटल वैल्यू, एक इसमें प्रॉब्लम दिया, एक इसमें पैरामीटर दिया, n का बेस केस लिखा। ये मेरा क्या है, बेस केस है कि अगर जैसे ही n 1 हो, बेस केस रिटर्न क्या कर दो, 0 कर दो, रिटर्न क्या कर दो, 0 कर दो, वरना क्या रिटर्न कर दो, समथिंग लिखा था ऊपर, यानी n समथिंग हो गया प्लस टोटल n-1। ये देखो स्मॉलर प्रॉब्लम, स्मॉलर प्रॉब्लम। एंड अगर कोई मुझसे पूछे कि प्रॉब्लम बेस केस तक कैसे लीड हो रही है, तो मैं उसको बताऊंगा सर जी ये जो लिखा है ना, ये लीड कर रहा है बेसिकली मेरी प्रॉब्लम को टू गेट स्मॉलर इन एवरी स्टेप, एंड इवेंचुअली व्हेन इट विल रीच द बेस केस यू विल एंड द प्रोग्राम, सही है। तो ये बेसिकली आपके पास फंक्शन का कंसेप्ट है। अब नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम लोग इसको पाइथन के ऊपर करके देखेंगे।